नमस्ते फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर नितिन भागवत, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, अमरावती, महाराष्ट्र, आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस। इसी को बोलचाल की भाषा में एसिडिटी या फिर तेजाब की बीमारी या फिर अम्ल पित्त ऐसा भी बोला जाता है। काफ़ी लोग इस समस्या से ग्रसित रहते हैं और तरह तरह की दवाइयाँ खा खा कर वो लोग परेशान हो जाते हैं। वो दवाइयों की आदत लग जाती है, फिर भी इस बीमारी से उनको छुटकारा नहीं मिलता है। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इस बीमारी का पूरा ट्रीटमेंट दिया है, उसको जड़ से हम लोग ठीक कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी लोगों को हमने हमारे क्लिनिक से ठीक किया है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो आखिरी तक देखेंगे तो आपको इसका पूरा ट्रीटमेंट समझ में आ जाएगा। तो विदाउट टेकिंग टू मच टाइम आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस ये जो बीमारी है, इसको हम आयुर्वेद में पित्तज उदावर्त करके ट्रीट करते हैं। आयुर्वेद में उदावर्त नाम का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें जो हमारे दोष रहते हैं तो वो ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं, जिसको हम लोग उदावर्त बोलते हैं। अब इसमें सिम्टम भी ऐसा रहता है कि रिगर्जिटेशन नाम का एक सिम्टम है, मतलब जो भी कुछ खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं तो वो तुरंत या फिर थोड़ी देर के बाद में वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। फिर पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो जो भी अन्न है या फिर पानी है वो मुंह में आ रहा है क्या, ऐसा उसको फीलिंग होता है। और बहुत से लोगों को एक्चुअल में वो मुंह में भी आता है। फिर उसके बाद में एक अपना जो हार्ट का जो जगह रहता है छाती के अंदर, उसको पेशेंट को जलन होती है, किसी को पेट में जलन होती है। और जब ऐसा लाइंग पोजीशन में सोते हैं, मतलब पीठ के बल सोते हैं, तो ये जलन जो है वो बढ़ जाती है। डिस्पेप्सिया होता है किसी को, मतलब खाना निगलने में उसमें बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। कुछ लोगों को पेट में जलन होती है, कुछ लोगों को पेट में पेन होता है। बाद में लार जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। तो अल्टीमेटली ये सब सिम्टम्स की वजह से वो जो पेशेंट रहता है वो पूरा मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसके अंदर ऐसा है दोस्तों कि पहले तो ये इसका जो डायग्नोसिस है वो हमको देख के ही, हम जब केस हिस्ट्री वगैरह लेते हैं और पेशेंट बताता है कि क्या क्या हो रहा है, उससे ये हमको पता चल जाता है कि ये कौन सा प्रॉब्लम है। और अगर इसमें ऐसा भी है कि बहुत से लोगों को अगर 6 महीने तक हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं और उसमें कुछ भी सुधारना नहीं होती है तो फिर हम एंडोस्कोपी वगैरह करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोगों को जो हमारा अन्न नली का या फिर ईसोफेगस रहता है उसका कैंसर होने के वजह से भी ये सिम्टम डेवलप होता है। तो उसके वजह से हम लोग एंडोस्कोपी वगैरह उनको एडवाइस करते हैं। अब दोस्तों, इसके अंदर ऐसा है कि ट्रीटमेंट जो है वो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है, लेकिन हम हमारे क्लिनिक में हमने इसके लिए एक कस्टमाइज्ड कुछ फॉर्मुलेशन बनाए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर हम जो फॉर्मुलेशन यूज़ करते हैं उसके अंदर अविपत्तिकर चूर्ण, कामदूधा रस, मुक्ता शुक्ति और सूद सेकर। अगर पेशेंट की आर्थिक कंडीशन अच्छी है तो फिर उसमें सूद सेकर की जगह पे सुवर्ण वाला सूद सेकर आता है, वो ऐड करने के लिए हम लोग देते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। दूसरा, इसमें टैबलेट्स में हम लोग शंखवटी यूज़ करते हैं, धात्री लोह यूज़ करते हैं, आरोग्यवर्धिनी यूज़ करते हैं। उसके बाद में पाचन करना भी इसमें आवश्यक रहता है, तो इसमें लवण भास्कर चूर्ण का अच्छा यूज़ होता है पाचन के लिए।
और अनुलोमन, वातानुलोमन होना चाहिए, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कि पेट साफ होना चाहिए, उसके लिए अभिपत्तिकर चूर्ण का यूज़ होता है बड़ी मात्रा में। उसको रात को सोते समय 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच लेना चाहिए। फिर हम लोग इसमें हरड़ का चूर्ण, जिसको हरित की बोलते हैं, उसको शक्कर के साथ में मिला के, या फिर जो गड़ी शक्कर आती है, मतलब बड़ी वाली जो शक्कर आती है, उसका पाउडर करके उसके साथ में मिला के रात को 1 से 2 चम्मच लेने के लिए बोलते हैं। उससे भी जो वायु, पित्त और कफ का अनुलोमन हो जाता है, और उससे अच्छे से पेट भी साफ रहता है। इन लोगों को दोस्तों कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम रहता है, तो वो भी प्रॉब्लम इससे ठीक होता है। अब इसमें ऐसा है कि निशोत्तर का एक चूर्ण आता है, जिसको कुछ लोग त्रिवृत्त भी बोलते हैं। उसके पाउडर को भी अगर शक्कर में या फिर खड़ी शक्कर में मिला के रात को 1 चम्मच लिया जाए तो अच्छे से पित्त का विरेचन हो जाता है। केरल के लोग इसमें कल्याण गुड़म सरी के मेडिसिन्स यूज़ करते हैं विरेचन के लिए। उसके अंदर भी त्रिवृत्त यही मेन कंटेंट रहता है। अब इसमें कुछ कड़ू रस बोला गया है, कड़वी दवाइयाँ भी इसमें आम पाचन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। उसके अंदर गुड़ूचादी कषायम नाम का एक मेडिसिन आता है, जो केरल के लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसका इसमें बहुत अच्छा यूज़ हमको देखने में आया है। बाद में भूनिम्बादी काढ़ा नाम का एक मेडिसिन है दोस्तों, वो तो हम 13-14 साल से उसको कंटिन्यू वापर रहे हैं, बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट आते हैं। और वो भी हम इसमें 4-4 चम्मच खाने के बाद में थोड़ा सा शहद मिलाकर लेने के लिए बोलते हैं, तो काफ़ी लोगों को उससे बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है। अब इसमें ये हो गया दोस्तों, मैंने कुछ मेडिसिन्स के नाम बताए आपको। बहुत सारी मेडिसिन्स है, लेकिन ये कुछ चुनिंदा मैंने आपको नाम बताए। तो इस मेडिसिन को आप यूज़ करके देखना, तो आपको इसमें डेफिनेटली रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर कम प्रमाण में अगर दोष बढ़े हैं तो फिर ये मेडिसिन से ठीक हो जाता है। और अगर दोष जो रहते हैं वो अगर ज़्यादा प्रमाण में बढ़ते हैं तो फिर उसमें आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा या फिर पंचकर्म का सहारा लेना पड़ता है। अब पंचकर्म में है कि स्नेहन स्वेदन, यानी शरीर को तेल लगाना, भाप लेना। फिर बस्ती नाम का एक ट्रीटमेंट है, जिसमें गुदा द्वार से कुछ मेडिसिन अंदर भेजी जाती है। उसमें तिक्त क्षीर, मतलब दूध में कड़वी दवाइयाँ मिलाकर उसका बस्ती दिया जाता है, उसमें घी मिलाया जाता है दवाइयाँ, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिल जाता है। गिलोय सिद्ध दूध बना के उसमें दवाई वाला घी मिला के उसकी भी बस्ती दी जाती है, उससे भी इस पेशेंट को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। फिर उसमें वमन विरेचन नाम का जो पंचकर्म है, जिसमें दवाइयाँ पहले घी देके बाद में दवाइयाँ देके उल्टियाँ कराई जाती है, और उसमें से कफ और पित्त निकल जाता है। और विरेचन नाम का एक ट्रीटमेंट है, वो तो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है, जैसे अविपत्तिकर है, निशोत्तर है। तो ये सिलेक्टेड केसेस में किसको वमन देना चाहिए, किसको विरेचन देना चाहिए, ये हम लोग बाद में डिसाइड करते हैं दोस्तों। हर एक पेशेंट को एक ही सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा ऐसा नहीं है। पेशेंट वाइज, उसके सिम्टम वाइज उसका जो पंचकर्म है, वो ट्रीटमेंट है, वो चेंज होते रहता है। इसलिए हम ऐसा एडवाइस करेंगे कि आपके नज़दीक जो भी अच्छे डॉक्टर है उसको आप कंसल्ट कीजिए, उसको आप बताइए, और वो आपको ठीक तरीके से इसमें ट्रीट करेगा। अब इसमें दोस्तों खान पान में ऐसा है कि हमने देखा है कि बहुत से लोग बहुत गलत टाइम पे खाना खाते हैं। जैसे हमने देखा है कि सुबह का नाश्ता जो वो 10, 11, 12 बजे तक करेंगे, दोपहर को खाना 3 बजे खाएंगे, 4 बजे खाएंगे, 2 बजे खाएंगे, पित्त के काल में खाना खाते हैं। फिर रात को भूख लगती नहीं है तो 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि एक्स्ट्रा एसिड शरीर में तैयार होता है, ठीक से पचता नहीं है। फिर वो जो अनपचा जो कंटेंट रहता है वो फिर अपना ऊपर के दिशा में आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को उल्टी भी हो जाती है, बार बार उल्टियाँ होती है। तो इसमें हमारा ऐसा हम बोलते हैं पेशेंट को कि सवेरे का खाना 10 से 12 के बीच में आपका होना चाहिए, और रात का खाना आपका 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। ये 2 टाइमिंग अगर फॉलो करेंगे दोस्तों तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। ऐसा हमारा अनुभव है। जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है वो लोग सवेरे 8 बजे या फिर 8:30 बजे कुछ हल्का नाश्ता कर सकते हैं। इतना ही नाश्ता करना है कि 3 घंटे में हमको भूख लगनी चाहिए।
और खाने पीने में जो परहेज़ का इसमें बोला गया है दोस्तों, उसमें ऐसा है कि हल्का आहार, मतलब जो जल्दी से पचेगा वो हमको खाना चाहिए। इसमें अपन राइस खा सकते हैं, गेहूँ की रोटी खा सकते हैं। बाद में जैसे इसमें करेले की सब्जी है, कद्दू की सब्जी है, उसके बाद में भिंडी की सब्जी है, वो खा सकते हैं। पम्पकिन की सब्जी इसमें खाने के लिए बोला है। बाद में स्नेक गोड जिसको बोलते हैं मराठी में, उसको दोड़का कहा जाता है, वो भी इसमें इंडिकेटेड बोला गया है। बाद में गाजर का भी इसमें यूज़ बोला गया है। फलों में अपन एप्पल खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं। और आयुर्वेदिक का सबसे इम्पोर्टेंट जो फल जिसको बोला गया है वो है दोस्तों अनार। तो वो अनार भी आप इसमें खा सकते हैं और आंवला भी खा सकते हैं। और इसमें ऐसा है कि अगर जब सोते हैं पीठ के बल, तो थोड़ा सा सिर के तरफ, सिरहाने की तरफ से थोड़ा सा ऊंचा तकिया लेना चाहिए। मतलब वो जो एसिड है वो फिर ऐसा नीचे आएगा नहीं, उसमें थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाएगा। और इसमें क्या नहीं खाना चाहिए, तो फ्राइड फूड, मतलब तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें, बासी चीज़ें खाने की लोगों को आदत रहती है। या फिर दही डाल के जो बनाते हैं आंबवलेले पदार्थ, उसको मराठी में हम लोग बोलते हैं, वो इसमें अवॉइड करना चाहिए। मिर्ची मसाले, नॉन वेजिटेरियन पदार्थ इसमें अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। फिर इसमें तंबाकू, दारू, स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, कॉफ़ी, ये सब आपने इसमें चाय वगैरह अवॉइड करना चाहिए। और अगर किसी को पेन वगैरह की वजह से पेन किलर लेने की आदत है, या फिर एस्पिरिन लेने की आदत है, पेन किलर लेने की आदत है, तो वो भी इसमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे गैस्ट्राइटिस होता है दोस्तों। और गैस्ट्राइटिस अगर होता है तो उससे भी बहुत से लोगों को इसोफेजाइटिस, जो रिफ्लक्स है, वो ट्रिगर होता है। तो आई होप हमने आज इस टॉपिक के बारे में काफ़ी डिटेल में जाना है। अगर इसके ऊपर बात करेंगे तो और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी जानकारी आज के वीडियो में सफिशिएंट है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करना। आपके जो भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनको अगर ये समस्या होंगी तो उनके साथ में शेयर करो दोस्तों। आपको भी उसमें से थोड़ा उनको रिलीफ मिलेगा, तो आपको भी पुण्य मिल जाएगा। पुण्य ही हमारे साथ में आता है, बाकी कुछ हमारे साथ में नहीं आता है दोस्तों। और आपको कुछ इसके बारे में कमेंट करना है तो बताना, कोई टॉपिक जिसके ऊपर आपको वीडियो मेरे तरफ से चाहिए तो मुझे कमेंट करके बोलना। और आखिरी तक आप बने रहे, वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।